चालाक सास की भोली बहुएं। देखिए बहन जी, आपको जिस तरह की अपने बेटों के लिए लड़कियां चाहिए थी, मैं उस तरह की लड़कियों का रिश्ता लेकर आया हूँ। इस लड़की का नाम आकांक्षा और इसका ज्योति है। दोनों ही गांव की हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और बहुत भोली भाली भी हैं। लेकिन बहन जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। आप शहर के रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो अपने बेटों के लिए शहर की लड़कियां लानी चाहिए थी। फिर आप ये गांव की लड़कियां क्यों ला रही हैं? पंडित जी, आप तो जानते हैं हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। डर लगता है कि कभी मैं शहर की लड़कियां ले आई तो वो मेरे बेटे को अपने वश में करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी। इसलिए मैं गांव की लड़कियां लाना चाहती हूँ, जो भोली भाली भी हों और मेरे इशारों पर चलें। बिंदु बहुत चालाक किस्म की औरत होती है। बिंदु को अपनी प्रॉपर्टी और अपने पैसों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी या पैसे उसकी बहुएं कभी अपने नाम करवा ले। इसलिए वो अपने बेटों के लिए गांव की रहने वाली भोली भाली लड़कियां ढूंढती है और कुछ ही दिनों में आकांक्षा और ज्योति नाम की लड़की से अपने दोनों बेटे अखिल और अतुल का रिश्ता तय कर उनकी शादी कर देती है। आकांक्षा और ज्योति दोनों ही बहुत भोली भाली होती हैं। शादी के बाद आकांक्षा और ज्योति दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हैं। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? हमारे होते हुए आप खाना बना रही हैं। आप जाइए, आराम करिए। हम है ना, हम खाना बना देंगे। आज के बाद आपको घर का कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम करिए। ये आपके काम करने के दिन नहीं बल्कि आराम करने के दिन है। आप जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। बिंदु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। वहीं आकांक्षा और ज्योति बिंदु के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हैं और उसे उसके कमरे में दे आती हैं। मेरी बहुएं तो बड़ी संस्कारी हैं। कैसे आते ही घर संभाल लिया। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तो मेरे सच में आराम करने के दिन हैं। अब मुझे किसी भी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बिंदु अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश होती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद बिंदु की देवरानी देवकी उससे मिलने के लिए आने वाली होती है। आकांक्षा, ज्योति, मेरी देवरानी देवकी आने वाली है, इसलिए तुम दोनों मिलकर बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी बहुओं में कमी निकाले। ठीक है माँ जी, आप फिक्र मत करिए, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। आकांक्षा और ज्योति खाना बनाने में लग जाते हैं। वहीं थोड़ी ही देर बाद बिंदु की देवरानी देवकी भी आ जाती है। अरे कैसी हो बिंदु, अब तो तुम सास बन गई हो। वो तो है, मेरी दोनों बहुएं बहुत संस्कारी और बहुत अच्छी हैं। घर का मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती हैं। अब मेरी सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखी है। आज के जमाने में इतनी अच्छी बहुओं का होना तो बहुत मुश्किल है। बिंदु, मुझे तो लगता है उन दोनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़पने का। इसीलिए तो वो दोनों घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही हैं और सारे काम भी कर रही हैं। वरना तुम ही बताओ, आज के जमाने में इतनी अच्छी बहुएं कहाँ मिलेंगी जो अपनी सास को अपने पलकों पर बिठा कर रखे। तुम देखना कैसे कैसे वो तुम्हारे बेटे और पति को अपने वश में कर लेंगी और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी एक दिन अपने नाम करवा लेंगी। फिर जैसे उन दोनों ने तुम्हें महारानी बना कर रखा है ना, वैसे ही तुम्हें नौकरानी बना देंगी। देवकी शुरू से ही अपनी जेठानी बिंदु से जलती थी, जिसके चलते वो उसकी और उसकी बहू के बीच में लड़ाई करवाने का सोचती है। वहीं दूसरी तरफ बिंदु भी देवकी की बातों को धीरे धीरे मानने लगती है। थोड़ी देर में दोनों बहुएं खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। अब सब लोग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ज्योति और आकांक्षा के ससुर अमरनाथ और उन दोनों के पति अखिल अतुल को उनके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आता है और वो उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वाह यार, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया। हाँ बहू, तुम दोनों ने तो बहुत बढ़िया खाना बनाया है। आज तक तुम्हारी सास ने भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया है। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम बिंदु अपनी दोनों बहुओं से खाना बनाने की क्लास लेना शुरू कर दो। क्या पता तुम भी उनकी तरह अच्छा खाना बनाना सीख लो। अमरनाथ की बात सुनकर अब बिंदु को पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी देवरानी उससे ठीक ही कह रही थी।
बिंदु को लग रहा था कि उसकी दोनों बहुएं उसके पति और उसके बेटे को अपने वश में कर रही हैं, जिसके चलते अब बिंदु अपनी दोनों बहुओं से बदला लेने का और अपने हाथ रास्ते से हटाने का सोचती है। अरे बहू, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। क्या बनाया है आज? आज मैंने मटर पनीर बनाए हैं। पिताजी को मटर पनीर बहुत पसंद है ना, इसलिए। हाँ, मेरे पति को मटर पनीर खिलाकर अपने बस में जो करना चाहती है ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर बिंदु जैसे ही ज्योति का ध्यान सब्जी पर से हटता है तो वो उसमें बहुत सारी लाल मिर्च का पाउडर मिला देती है और चुपचाप से चली जाती है। दूर खड़ी आकांक्षा ये सब देख रही होती है और आकांक्षा को ये सब देखकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और आकांक्षा रोज की तरह अपनी छत पर कपड़े धोकर कपड़े सुखाकर चली जाती है। वहीं बिंदु जल्दी से आती और सारे धुले कपड़ों को गंदा कर देती, और इस बार बिंदु को ये सब करते हुए ज्योति देख लेती है। दोनों ही बहुओं को समझ नहीं आता कि उनकी सास उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बिंदु अपनी दोनों बहुओं को परेशान करने की सारी तरकीब सोचती है, लेकिन उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आती। इसलिए अब बिंदु, बहुत हो गया, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब इन दोनों को मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटाना ही होगा। इतना कहकर बिंदु सीढ़ियों पर जाती है और चुपके से तेल डाल देती है और जाकर एक कोने में छुप जाती है। अब ये दोनों जैसे ही नीचे उतरेंगी तो सीढ़ियों पर पड़े तेल पर पैर रखती फिसल जाएंगी और इन दोनों का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदु इतना कही रही होती है कि तभी बिंदु की दोनों बहुओं की जगह बिंदु का पति अमरनाथ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और तेल पर पैर रखते ही उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसके सर पर काफी गहरी चोट आती है और सारा परिवार उसे अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हमने उनकी पट्टी कर दी है और अब वो खतरे से भी बाहर है, लेकिन आप लोगों को उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लेकिन उनके साथ ये सब हुआ कैसे? पता नहीं डॉक्टर, हमें उनके चिल्लाने की आवाज आई और जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वो गिरे हुए हैं। जिसके बाद सारा परिवार अमरनाथ से मिलने उसके पास जाते हैं। अपने पति की ऐसी हालत देख बिंदु को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। हे भगवान, मेरे किए की सजा मेरे पति को मिली और आज मेरी वजह से उनकी ऐसी हालत है। सही कहा है किसी ने, जैसी करनी वैसी भरनी। मन में ये सोचते हुए बिंदु को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबके सामने सारी सच्चाई बता देती है। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे लगता था कि मेरी दोनों बहुएं मिलकर एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी हड़प लेंगी, लेकिन मैं गलत थी। अपनी बहू को अपने रास्ते से हटाने के चक्कर में मेरे पति के साथ ये सब कुछ हो गया। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। माँ, ये सब आपने किया है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा करोगी। आज आपके चलते पिताजी की ये हालत है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। भला कौन सा सास अपनी बहू के साथ ऐसा करती है? बस भी करिए आप सब लोग। माँ जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इससे बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं होगा। आप सब लोग इन्हें माफ कर दीजिए। माँ जी, आप प्लीज रोना बंद कीजिए। आकांक्षा और ज्योति के कहने पर सभी लोग बिंदु को माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब बिंदु अपनी दोनों बहुओं से बहुत प्यार करती और खुशी खुशी उनके साथ रहती है। भैया, घर में राशन भी नहीं है, अब हम लोग क्या करें? मेरा काम अभी ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं जल्दी से राशन डलवा दूंगा। तभी वहां पर संजना राशन का सारा सामान ले आती है। अरे वाह भाभी, आप इतना सारा राशन कहाँ से लेकर आ गई? आपके पास पैसे कहाँ से आए? अरे और कहाँ से आ सकते हैं, दर्जी हूँ, सिलाई करके पैसे कमाती हूँ। कल ही मैंने गांव की एक लड़की का सूट सिलकर उसे दिया था, बस उसी के पैसे आए थे, तो मैंने सोचा अब राशन डलवा देती हूँ। संजना, भगवान का शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ओहो, आप भी कैसी बातें कर रहे हो। चलो अब आप थोड़ा हाथ मुंह धो लो, मैं आप सभी के लिए खाना बना देती हूँ। संजना सभी के लिए खाना बनाने लगती है तो वहीं उसकी ननद अंजलि घर के कामकाज करने लगती है। दोनों नंद भाभी मिलकर सारे काम कर लेती हैं और संजना सभी के लिए खाना लगा देती है। तभी संजना को अपनी शहर की नंदों के बारे में याद आ जाता है।
जी, शहर में हमारी दोनों नंद ने खाना खाया होगा या नहीं? आप एक बार कॉल करके पता कीजिए ना। तुम्हें पता तो है वो दोनों कभी भी समय पर फोन नहीं उठाती हैं, इसलिए तुम चुपचाप खाना खा लो। इधर दिन भर की मेहनत के बाद वो एक वक्त का खाना खा रहे होते हैं तो उधर केशव की दोनों शहर की बहनें क्लब के अंदर पार्टी कर रही होती हैं। रात कमाल है, तू मेरे नाल है, लक तेरा हिले जैसे आया भूचाल है, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, आजा कर लूं थोड़ा ज्यादा है। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन, अब तू ही बताओ सजन मैं क्या करूं। साक्षी और प्रियंका दोनों ही क्लब में बहुत ज्यादा मजे कर रही होती हैं। उन्हें अपने गांव में भैया भाभी की जरा भी परवाह नहीं होती। वहीं हर महीने उनके शौकों में जब उनके पैसे खत्म हो जाते तो वो अपने भैया केशव से अपनी पढ़ाई के पैसे मंगवा लेती। शहर का रंग ढंग उन्हें इस तरह चढ़ गया था कि उन्हें अब उसके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वहीं वो अपनी गांव में रहने वाली बहन की हमेशा टांग खींचा करती थी और जब केशव पैसे ना भिजवाता तो सीधा उससे सुनाने गांव ही आ जाती। तभी दोनों बहनें गांव आ जाती हैं। क्या भैया, आपने इस बार भी हमारी फीस इतनी लेट कर दी, ऐसा कब तक चलेगा? हमें शहर से यहाँ पर आपसे फीस मांगने आना पड़ता है। हाँ भैया, अब चलो हमें हमारी फीस दो। दोनों भैया से पैसे मांग रही हो, तुम्हें पता भी है घर का खर्चा कितनी मुश्किलों से निकलता है। ओहो, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? जाओ घर के जाकर काम करो। और मेरी प्यारी लाडली बहनों, तुम परेशान क्यों हो रही हो? ये लो तुम्हारी फीस के पैसे, और देखो मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। फीस लेने के बाद भी उन दोनों बहनों को अपने नए कपड़े और अपने शौक की चीज लाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। भैया, हमारे जेब खर्च के पैसे तो दे दो, या आपसे वो भी नहीं निकलेंगे? जितने भी पैसे थे वो सारे मैं तुम्हारी फीस के लिए तुम्हें दे दिए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। माँ ने आपको कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी तीनों बेटियों का अच्छे से ध्यान रखना। एक बेटी तो बिल्कुल निकम्मी है, अनपढ़ जाहिल गवार बहन। गांव में आपके घर के अंदर नौकरानी बनने की हैसियत से ही ठीक है, लेकिन हम दोनों पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं तो आपसे इतना भी नहीं होता कि आप हमारा खर्चा निकाल सको। आप जैसे भाई होने से अच्छा तो कि हम बिना भाई के ही होते। बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? साक्षी और प्रियंका अपने भाई को खूब सारी बातें सुनाकर वापस शहर लौट जाती हैं। उनके जाने के बाद संजना अपने पति केशव से कहती है, तुम उन्हें समझाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे पास एक रुपया भी नहीं होता, लेकिन तुम जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे अपनी दोनों बहनों को भेज देते हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी बहनों को जरा भी तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं है। शहर से कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी बहनों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तभी वहां अंजलि आ जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। साक्षी और प्रियंका दोनों अब आपका फायदा उठा रही हैं। आपको इस तरह उन्हें पूरी छूट नहीं देनी चाहिए। केशव अपनी दोनों शहर की बहनों से बहुत प्यार करता था क्योंकि वो मॉडर्न थी और सुंदर भी थी। तो वहीं वो अंजलि को ज्यादा प्यार नहीं करता था क्योंकि वो रंग रूप से सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ केशव की शहर की बहनें उसे कुछ भी नहीं समझती थी, जिसके चलते केशव की दर्जी पत्नी संजना अपने मन ही मन सोचती है, इन्हें समझाना तो बेकार ही है, इन्हें मेरी बात समझ नहीं आएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा, अब मुझे ही अपनी शहरी नंदों को सुधारना होगा। संजना ऐसा सोचकर अगली बार अपनी शहर की नंदों के आने का इंतजार करती है। हर बार की तरह इस बार संजना की शहर की नंद घर पर आ जाती है और अपने भैया से पैसे मांगने लगते हैं। हर बार यही रोना धोना होता है आपका। अरे कभी तो खुशी से पैसे दे दिया करो। कहाँ से लेकर आऊं बहन पैसे? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। थोड़ा इंतजार तो करो, जैसे ही मुझे पैसे मालिक से मिल जाएंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। पता नहीं क्या सोचकर भगवान ने हमें इतना फटीचर भाई दे दिया। अरे ऐसे फटीचर भाइयों को तो डूबकर मर जाना चाहिए। इधर प्रियंका और साक्षी अपने भाई को जलील कर रही होती हैं तो वहीं संजना उनके लाए हुए महंगे महंगे छोटे कपड़ों को चूल्हे के पास रखकर जला देती है।
अब देखती हूँ मेरी शहरी नंद ये छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में कैसे घूमेंगी। अपने जले हुए कपड़े देख साक्षी और प्रियंका दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो अपनी भाभी के पास जाती हैं और उनसे सूट सिलने के लिए कहती हैं। पता नहीं कैसे हमारे कपड़े जल गए भाभी, अब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ सिल दीजिए जो हम पहन लें। कपड़े तो मैं सिल दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे। जब तक तुम घर के सारे काम नहीं निपटा लोगी तब तक मैं तुम्हारे लिए एक कपड़ा नहीं सिलूंगी। संजना के कहने पर प्रियंका और साक्षी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसके चलते वो दोनों घर के सारे काम काज करती हैं, गाय को नहलाती हैं और घर में पोछा झाड़ू भी करती हैं। घर के सारे काम अच्छे से होने के बाद संजना उन्हें उनके लिए सूट सलवार सिलकर दे देती है। ये कैसे कपड़े हैं भला, इन कपड़ों को हम कैसे पहनेंगी? दर्जी भाभी को तो यही कपड़े सिलने आते हैं, अब तुम्हें पहनने हो तो पहनो वरना मत पहनो। संजना कपड़े धर कर वहां से चली जाती है, जिसके बाद उन दोनों को ना चाहते हुए भी वही कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन सूट सलवार पहनकर उन दोनों को बहुत कंफर्टेबल लगता है और वो अपनी भाभी का शुक्रिया अदा करती हैं। आपने बहुत अच्छे कपड़े सिले, पहली बार मुझे ऐसे कपड़े पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं जब वो दोनों अपनी बहन अंजलि को देखते हैं तो उन्हें उसके लिए बुरा लगता है और वो अंजलि से कहती हैं, अंजलि बहन, हमने हमेशा से तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला और हमेशा भैया की चहेती बनकर रही, लेकिन तुम असल में बहुत अच्छी हो और तुम भैया और भाभी का हमेशा ख्याल रखती हो, लेकिन हम दोनों ने तो हमेशा से उनका अपमान किया है। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास है तो मुझे नहीं भैया से माफी मांगो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अंजलि के कहने पर साक्षी प्रियंका दोनों ही अपने भाई केशव से माफी मांगती हैं, जिसके बाद वो दोनों मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और शहर में अच्छी खासी नौकरी ढूंढ लेती हैं। अब वह दोनों शहर में नौकरी करके अपने भैया की सभी परेशानियों को एक एक करके दूर कर देती हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और अब संजना भी अपनी टेलर की एक बड़ी सी दुकान खोल लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती है।